नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 65। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 64 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, वहां जाकर आप इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। मेरे प्यारे भावी फौजियों, साइंस में आपका इस बार एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं। आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 65 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषण विकार है? ऑप्शन देखते हैं, एड्स, टाइफाइड, तपेदिक और मरासमस। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? देखिए, इस पूरे प्रश्न का मेरे प्यारे भावी फौजियों चीरा फाड़ा करते हैं। आपको क्या याद रखना है? देखिए, एड्स दोस्तों एक वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, क्या याद रखोगे कि जो एड्स रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा। सर ये टाइफाइड, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये टाइफाइड जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, सर तपेदिक, तो तपेदिक जिसको टीबी भी बोलते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? टीबी या तपेदिक ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये भी जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लो जी, काफी धमाकेदार वाली बात। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, सर ये मरासमस, तो दोस्तों ये मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है। अरे किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। अब हमारा प्रश्न ये है सर कि निम्न में से कौन सा पोषण विकार है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए हम भोजन में क्या ग्रहण करते हैं? देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट, अरे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक क्या ग्रहण करते हैं? प्रोटीन। एक क्या ग्रहण करते हैं? वसा। और एक क्या ग्रहण करते हैं? विटामिन। काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे क्या क्या हम भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं? संतुलित भोजन होता है ना, बैलेंस डाइट, वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। तो दोस्तों हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन ग्रहण करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको हमेशा जिंदगी में याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन से होने वाले रोगों को बोला जाता है पोषण विकार। अरे क्या बोला जाता है? पोषण विकार। ठीक है, याद रख लेना। अगर कोई रोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन की कमी से हो रहा है तो उनको बोला जाता है पोषण विकार। ठीक है, तो बताइए ये मरासमस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो ये कौन सा है? पोषण विकार है। लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या सेकंड। देखो, पर्सन संख्या सेकंड है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। शराब का पीएच मान होता है, ऑप्शन देखते हैं, 1.8, 2.2, 2.8 और 5.5। तो शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 2.8। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए, अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होता है ना, जिसको एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट, 5.5 से कम। ठीक है, याद करना है, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट बात, आपने सुना होगा जठर रस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या अमाशय रस। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? अमाशय के अंदर ही तो पाया जाता है। इसका पीएच मान होता है दोस्तों 1 से लेकर 1.5
0.5 होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। जैसे बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, लार का पीएच मान कितना होता है 6.8, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। सारे पर्सन याद करने हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या थर्ड। पर्सन संख्या थर्ड है दोस्तों, धमाकेदार वाले पर्सन है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन देखते हैं, वंश, कुल, जाति और वर्ग। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, अरे जैसे मैं आपको समझा देता हूं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों होमो सेपियंस। अरे क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, तो इसके अंदर होमो क्या हो गया, वंश हो गया, और सेपियंस क्या हो गई, जाति हो गई। क्या हो गई रे, जाति हो गई। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। होमो क्या हो गया, वंश, और सेपियंस क्या हो गई, जाति हो गई। लो जी, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है, देखो, माता के गर्भ में बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय से, माता के अमाशय से, प्लेसेंटा अप्रा से, और छोटी आंत से। तो माता के गर्भ में बच्चे को पोषण किससे प्राप्त होता है, कई तो भाई साहब जिनका माहौल थोड़ा बहुत रंगीन होता है वो गर्भाशय पेल के आ जाते हैं, कई माता के अमाशय से। ना, किसके द्वारा होता है, माता के गर्भ में बच्चे को पोषण किससे प्राप्त होता है, प्लेसेंटा या अपरा से। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सर ये हमने तो कभी देखा ही नहीं, अरे ओरनाल बोला ना गांव के अंदर, ओरनाल। ठीक है, वही होती है प्लेसेंटा अपरा, इसी से बच्चा पोषण लेता है माता को। ठीक है, माता से। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य पाया जाने वाला बंध है। ऑप्शन देखते हैं, सेकेराइड बंध, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, क्या देखो, डीएनए, डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और देखो याद करना है, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और आरएनए में भी कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर, याद रखना, एक तो एडिनिन, अरे कौन सा होता है, एडिनिन, जिसको ए से दर्शाते हैं। एक होता है गुआनिन, ठीक है, जिसको किससे दर्शाते हैं रे, गुआनिन, जिसको दर्शाते हैं जी से। ठीक है, एक होता है साइटोसिन, क्या होता है रे, साइटोसिन, जिसको किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। ठीक है, एक होता है थाइमिन, जिसको किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। लो जी, मैंने क्या बताया कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में भी 4 ही प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडिनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन यहाँ थाइमिन की जगह क्या होता है दोस्तों, यूरेसिल पाया जाता है। अरे क्या पाया जाता है, यूरेसिल, जिसका प्रतीक क्या है, यू है। काफी इंपोर्टेंट बात क्या बताया कि डीएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक और आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, कौन सा डिफरेंट, या थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। अब एक इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या, एडिनिन हमेशा किसके साथ बंध बनाएगा, थाइमिन के साथ। एडिनिन हमेशा किसके साथ, डबल बॉन्ड। हाँ जी, ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो एडिनिन एक बार थाइमिन के साथ गया और थाइमिन वापस एडिनिन के साथ गया। ठीक है, तो भाई साहब 2 बॉन्ड है दोनों के मध्य। लो जी, तो एडिनिन और थाइमिन के मध्य कितने बंध दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं ना ये। तो भाई साहब इन बंधों का नाम है हाइड्रोजन बंध, और ये नाइट्रोजन क्षारक। तो प्रश्न हमारा ये तो पूछा है कि नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध। और बताओ सर, साइटोसिन और गुआनिन के मध्य, साइटोसिन और गुआनिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध, 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या बताया, साइटोसिन गुआनिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध, 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, तो याद करना है। लो जी, धमाकेदार वाली बातें। ठीक है, तो बताओ 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाया जाने वाला बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। अच्छा प्रश्न है भाई, याद कर लेना। और ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक किसमें होता है, आरएनए या डीएनए। तो क्या बताने वाला हूं मेरे प्यारे भावी फौजियों, आरएनए। दोस्तों, जो मेरे प्यारे भावी फौजी मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, दोस्तों कहने के लिए तो बहुत है, फेंकने के लिए, लेकिन फेंकना नहीं है दोस्तों। क्या ये फेंक नहीं रहा हूं मैं,
क्या 65 टेस्ट का वीडियो आज हल हो रहा है, 65 टेस्ट का रेगुलर आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है दोस्तों, ठीक है। और सारे धमाकेदार वाले पर्सन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 65 टेस्ट के वीडियो, ठीक है। 64 टेस्ट के वीडियो मैं कंप्लीट हल करा चुका हूं और आज 65वां टेस्ट चल रहा है दोस्तों। और मेरे जो प्यारे भाभी फौजी अभी चैनल से जुड़े हुए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, दोनों को कॉमन रूप से मैं बोल रहा हूं एक साथ, भाई साहब इन 65 टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो और बार बार रिवीजन लगा लो। लाला चाहे से 15% आए तेरी एग्जाम में, चाहे से 20% आए, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा इन पर्सनों से, आपसे वादा कर रहा हूं मैं दोस्तों। और दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ईमानदारी से तो इस वीडियो को दोस्तों आगे की तरफ फैलाओ। मेरा यही उद्देश्य है कि भारत के किसी भी कोने में अगर कोई बच्चा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों उस तक ये वीडियो जाना चाहिए। दोस्तों किसी के भरोसे मत बैठो, मार्केट में बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को वो अपने झांसे में ले लेते हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। अरे कई तो ऐसे कोचिंग संस्थान वाले हैं जो घर तक जा रहे हैं बच्चों के, मैं करा दूंगा। अरे क्या घंटा करा देगा तू यार, क्यों दूसरे का भविष्य खराब कर रहा है अपने पैसों के चक्कर में। तो लाला याद रखना है, आज इस लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं, किसी के भरोसे मत बैठना भाई। मेरे को 4 साल पढ़ाते हो गए आर्मी में, ठीक है, मैंने तो किसी बच्चे को नहीं बोला। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, किसी के भरोसे मत बैठो। अगर किसी के भरोसे बैठोगे तो पक्का ठंड होगी, आज से मेरे से लिख लेना। और अगर आप मेहनत करोगे प्रॉपर रूप से तो दोस्तों 100% सिलेक्शन है। अरे आर्मी में कुछ नहीं होता काम वगैरह, ये मैं आपको ये लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, वरना किसी के भरोसे बैठोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये आज मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे बच्चे झांसे में आ गए, डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्यों देते हो आप किसी दूसरे को? डॉक्यूमेंट्स देने का हक ही नहीं है। क्यों आप गलत चक्रों में पड़ रहे हो? किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स मत दो, आप मेहनत करो और मेहनत के बलबूते सिलेक्शन लो। दोस्तों मेरे 400 से पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं वो सब मेहनत से लगे हैं भाई, और मेहनत से ही मैंने आज तक ये देखा कि मेहनत से सब सिलेक्शन हुए। तो फिर क्यों झांसे में पड़ रहे हो भाई? आपको बहुत अच्छा मैटर दिया जा रहा है और दोस्तों ये मेरा काम लगातार जारी रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। देखो पर्सन संख्या 6 है, काफी इंपोर्टेंट बात है। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 5 से 6 लीटर, 2.5 से 3 लीटर, 1 से 1.5 लीटर और आधा लीटर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग किया जाता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। 5 से 6 लीटर नहीं करेगा, ऐसे सुसरा की कोई बीमारी हो रखी है, तगड़ा माहौल बन रखा है, ऐसे 5 से 6 लीटर करेगा तो ऐसे तो नदियां आएगी चारों तरफ से फिर, ठीक है। हाँ, तो एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग किया जाता है? 1 से 1.5 लीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अरे रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, याद कर लेना। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, ऑप्शन देखते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक, मायोग्लोबिन वर्णक, मेलानिन वर्णक और क्लोरोफिल वर्णक। तो त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है दोस्तों? मेलानिन वर्णक, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन वर्णक है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। सर ये हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? लाला मेरे प्यारे भाभी फौजी, मेरे लाडले फौजी, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? रक्त में पाया जाता है। अरे किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। काफी इंपोर्टेंट बात। सर ये मायोग्लोबिन वर्णक, अरे ये मांसपेशियों में पाया जाता है, मसल्स के अंदर। और मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है ना, मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है वो मायोग्लोबिन वर्णक के कारण ही होता है, ठीक है। अरे कभी कभार चोट लगती है तो मांस आ जाता है ना, तो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, और मसल्स का जो रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, ये मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, देखो पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, मनुष्य में गर्भकाल की अवधि होती है, ऑप्शन देखते हैं,
500 दिन, 100 दिन, 200 दिन और 280 दिन। तो मनुष्य में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? लगभग 280 दिन। ठीक है, 500 नहीं होगी, सुसरा क्या करेगा 500 दिन में? तो भाई साहब ऐसे तो तगड़ा माहौल बनता रहेगा फिर। ठीक है, तो मनुष्य में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 280 दिन, लगभग 9 से 9.5 महीने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप निकाल सकते हो लगभग एक महीने में औसतन, ठीक है, कितने 30 दिन होते हैं। तो 30 के हिसाब से आप करोगे तो लगभग 280 दिन के आसपास आंसर रहेगा। ठीक है, तो मनुष्य में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 280 दिन, लगभग 9 से 9.5 महीने। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। कई बोलेंगे सर कि हमारे तो हमने आसपास देखा था पड़ोस में है ना 6-7 महीने में प्रोग्राम सलट गया। तो लाला वो अपवाद है। ठीक है, कभी ना कभी पहले भी सल्ट जाता है, बाद में सल्ट जाएगा, कहीं 10 महीने में भी आ जाते हैं माहौल में। ठीक है, तो अलग अलग होती है, तो उसको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अपने को तो एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ जो महिला होती है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसकी गर्भकाल अवधि देखी जाती है। ठीक है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। पेशाब घरों के पास तीक्ष्ण गंध आती है, तीव्र गंध आती है आपको ऐसे अजीब सी, किसके कारण आती है? यूरिया के कारण, यूरिक अम्ल के कारण, अमोनिया के कारण और यूरिनोड के कारण। तो पेशाब घरों के पास तीक्ष्ण गंध या नाक में चुभने वाली गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। काफी इंपॉर्टेंट बात। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, और मनुष्य का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात। और जितने भी जलीय जीव होते हैं उनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? अमोनिया। और काफी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, उनका नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है पेडोलॉजी, निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पुष्पों से, फूलों से, मिट्टी से, मधुमक्खी पालन से। तो पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। पेडोलॉजी किससे है? अरे मिट्टी से। ठीक है, पेडोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पुष्पों या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सबको पता है, पुष्पों या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अरे क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और सर हमने तो कभी कभार फ्लोरिकल्चर भी पढ़ा है। तो लाला फ्लोरिकल्चर तो पढ़ा है मेरे प्यारे भावी फौजी। अरे वो पुष्पों की खेती है फ्लोरिकल्चर, और पुष्पों या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अरे फलों का अध्ययन सर क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अरे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अरे मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? एपीकल्चर। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखो पर्सन संख्या 11 है। हाँ जी, अरे प्रश्न कराना हल नहीं है, कुछ सीख के जाओ वीडियो से, तभी आएगा मजा। अरे ठीक है, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बागी फौजियों। नेक्स्ट है ए धातु जो विद्युत का चालक है। ऑप्शन देखते हैं, चांदी, कार्बन, ग्रेफाइट और इनमें से कोई नहीं। कई है ना जो प्रजातियां जिनको बिल्कुल जल्दी रहती है, ठीक है, कि हाँ एग्जाम को फोड़ के आऊंगा सर, तैयारी बहुत अच्छी हो गई, फिर खुद ही फूट के आ जाता है बात, बोला गुरुजी ये क्या हो गया, लाला ठंड हो गई अब गुरुजी के करसी। ठीक है, तो अरे ए धातु जो विद्युत का चालक है। ए धातु पूछ रहा हूं, कई चांदी टीका के आ जाते हैं? नहीं, ए धातु जो विद्युत का क्या है? चालक है। ग्रेफाइट, काफी इंपोर्टेंट बात है। सर ग्रेफाइट क्यों? अरे भाई साहब कार्बन के अप्रूप है, कार्बन के अप्रूप है। ठीक है, कार्बन के अप्रूप को दो भागों में बांटा गया है, एक तो क्रिस्टलीय अप्रूप, ठीक है, क्रिस्टलीय अप्रूप, और एक होता है अक्रिस्टलीय अप्रूप। अरे कौन सा? एक तो क्रिस्टलीय अप्रूप और एक कौन सा? अक्रिस्टलीय अप्रूप। अरे कौन सा? अक्रिस्टलीय अप्रूप। अब मैं क्या बता रहा हूं कि कार्बन के अप्रूप को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय अप्रूप और अक्रिस्टलीय अप्रूप। क्रिस्टलीय अप्रूप एक तो हीरा हो गया, और एक ग्रेफाइट हो गया, और एक कौन सा हो गया? फुलरीन हो गया। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अरे हीरा ये विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। और क्या चांदी तो होती है, चांदी धातु है लेकिन, ठीक है, और कार्बन एक अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक है। ठीक है, चालक है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे से हाँ जी तेरे पास नोट्स नहीं है लेकिन इन प्रश्नों को लिख ले कॉपी के अंदर। जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी चैनल से नए जुड़े हैं, सभी टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। अगर कॉपी के अंदर नहीं लिख सकते तो रेगुलर 2 या 3 वीडियो रोज देखो, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, मजा आएगा, माहौल बनेगा। जब
पेपर में आप पेपर देने जाओगे तब, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है जलाशय, पानी की बूंद, समुद्र और खेती। बताइए सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो बताओ आपको याद रखना है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र, ठीक है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? तो आपको याद रखना है जैविक और जैविक घटक, एक तो जैविक घटक, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक अजैविक घटक। काफी इंपोर्टेंट पर्सन बता रहा हूं रे, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटकों का समूह क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। हाँ जी, अब देखो जैसे आप अपने गांव में रह रहे हो तो आपका गांव भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसे सर? क्या सर उसमें जैविक घटक है? क्या अजैविक घटक है? बिल्कुल। अरे जैविक घटक का मतलब होता है कि हाँ समस्त सजीव जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव में ही आते हैं, आप भी सजीव ही हो, आप निर्जीव थोड़ी हो। जो नहीं पढ़ता वो निर्जीव है भाई, ठीक है। जो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो उसको निर्जीव कहने में कोई संकोच नहीं है, ठीक है। तो जैविक घटक का मतलब समस्त सजीव। और अजैविक घटक भाई साहब, एक तो तापमान हो गया, ये याद करना है 4, केवल 4 याद करना है, तापमान, जल, प्रकाश और मृदा, ठीक है। तापमान, जल, प्रकाश और मृदा, ये पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक है? अजैविक घटक। कौन कौन से? तापमान, जल, प्रकाश और मृदा, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है। और समस्त सजीव कौन से घटक के अंदर आते हैं? जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स। अब जैसे तू जिस गांव में रह रहा है वो गांव भी एक इकोसिस्टम है। अब देखो उस गांव के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। उस गांव के अंदर तापमान भी है, जल भी है, प्रकाश भी है और मृदा भी है। तो जैविक और अजैविक घटकों का समूह मिला नहीं मिला तो तेरा गांव क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हो गया। फिर जैसे मान लीजिए, हाँ जी, तू जिस जिले के अंदर या जिस राज्य के अंदर रह रहा है वो एक इकोसिस्टम हो गया। फिर है ना, एक भारत पूरा एक इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम क्या होता है? छोटा। पानी की एक बूंद भी इकोसिस्टम है, पानी की एक बूंद भी पारिस्थितिकी तंत्र है। सर कैसे? अरे भाई देखो, जल अजैविक घटक, और जल के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं, मतलब जैविक घटक भी है, अजैविक घटक भी। तो पानी की एक बूंद भी क्या है? इकोसिस्टम है। अरे सही बात है कि नहीं है? ठीक है, अपना खेत भी एक इकोसिस्टम है। अब कई बोलेंगे सर मैं रह रहा हूं वहां तो तापमान, जल, प्रकाश, मृदा है कि नहीं है? तो दूसरा वहां क्या कर रहा है फिर? ठीक है, अगर तापमान, जल, प्रकाश, मृदा है तो जिएगा ही नहीं तू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लो जी, तो याद रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है, फेरम किस तत्व का लैटिन नाम है? ऑप्शन देखते हैं, सोना, चांदी, लोहा और पारा। तो फेरम किस तत्व का लैटिन नाम है? लोहा का। काफी इंपॉर्टेंट बात भाई। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब मैं कुछ धमाकेदार वाली बातें आपको बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? सारे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भावी फौजियों को याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, हाँ जी, सोने का लैटिन नाम क्या है? याद कर लेना भाई, ओरम। अरे क्या याद करोगे? ओरम। और चांदी का अर्जेंटम। अरे चांदी का क्या होता है? अर्जेंटम, ठीक है। और पारे का क्या होता है गुरुजी? तो पारे का होता है हाइड्रेजीरम, हाइड्रेजीरम, ठीक है। पारे का क्या लैटिन नाम होता है? हाइड्रेजीरम। लो जी, हाइड्रेजीरम। और लोहा का फेरम, सोना का ओरम और चांदी का अर्जेंटम। याद रखना है भाई। हाँ जी, अब क्या? अब सारे मेरे प्यारे भावी फौजियों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। एक तो सोना, ठीक है, सोने का प्रतीक होता है AU और चांदी का होता है कितना? AG, ठीक है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? AG। तो लोहा का क्या प्रतीक होता है? Fe। लो जी, धमाकेदार वाली बात। और पारा का प्रतीक क्या होता है? Hg। तो सर ये तो आपने ही बता दिया। अरे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, धमाकेदार वाला। सभी मेरे प्यारे भावी फौजी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। क्या सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चांदी का कितना होता है? लोहे का कितना होता है? पारे का कितना होता है? अगर तेरे को याद नहीं है ना तो कहीं से टिप टाप के लिख दे, लेकिन याद कर ले, इनको आ सकते हैं एग्जाम में कि सोने की परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहे की कितनी होती है, पारे की कितनी होती है। अगर याद नहीं है तो देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, ठीक है। याद करने, और जिसको याद है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, पेल दो फटाफट कि सोने का, चांदी का, लोहे का और पारे का कितना है। वेट कर रहा हूं मैं आपका 1 सेकंड का। 1 सेकंड में तो क्या लिखोगे? दूसरा कुछ होगा ही नहीं 1 सेकंड में। 3 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। लो जी, हाँ जी, और सारे भाई लोग इस क्लास को शेयर भी कर दो भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम और सोडियम। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो नाम ही नहीं ले, तो नाम से कौन सा बड़ा हो जाएगा, पहले फौजीवन फिर तेरा पूरा स्टेटस लगूंगा बायोडाटा के साथ, ठीक है। और जो भी बच्चे का इस बार इंडियन आर्मी के अंदर जो मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, हाँ जी, सब स्वामी करेंगे, फिर सबके कराऊंगा मैं, ठीक है। वहां फिर एक वीडियो बना के तेरा अलग से ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी मेहनत कर, ठीक है। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहे का, काफी इंपोर्टेंट बात है। एल्यूमिनियम का एक चिर परिचित है बॉक्साइट, याद रखना है, ठीक है। तो लोहे का कौन कौन से अयस्क हैं? तो लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाली बात, ठीक है। अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, लोहे का Fe, एल्यूमिनियम का Al और सोडियम का Na। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन देखते हैं 7, 18, 9 और 14। तो आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कुल देखो, कुल वर्गों की संख्या तो कितनी है? 18। और कुल आवर्त कितने है? 7 हैं। कुल आवर्त कितने हैं? 7। काफी इंपोर्टेंट। और आवर्त सारणी में अब तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। लो जी, ये सारे प्रश्न याद है करने हैं। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 65। जिन मेरे प्यारे भावी फौजियों ने पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के 64 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। इस बार 1 लाख, ठीक है, इस बार दोस्तों नया आंकड़ा छुएगा। और दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं, ठीक है दोस्तों। ये मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो हमेशा जारी रहेगी आपके लिए। किसी प्रकार का कोई आपके साथ, हाँ जी, किसी प्रकार का कोई आपके साथ धोखा नहीं किया जाएगा। वो ही पर्सन डालूंगा जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लो जी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों ईमानदारी से आप सभी, आपके पास जितने भी आर्मी के ग्रुप हैं, आर्मी की कोई सा भी, हाँ जी, कोई सा भी ग्रुप है फेसबुक के अंदर, आप सभी ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। और मेहनत करते रहो दोस्तों, किसी के भरोसे मत बैठो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है दोस्तों, तो वो तिनके को बार बार ले जाती है। कई बार उसके मुंह से तिनका गिरता है, लेकिन उसका उद्देश्य यही रहता है कि मेरे को घोंसला तैयार करना है। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपका उद्देश्य है कि मेरा सिलेक्शन मेरे को लेना है, अगर आपका उद्देश्य है आपका कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, अगर ये उद्देश्य है, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपके सामने चाहे कितनी समस्याएं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो दोस्तों आप मेहनत कर रहे होंगे। और कई मेरे प्यारे भावी फौजी जो बहुत अच्छी मेहनत करें, मेहनत को मत छोड़ देना भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। और अगर आपके जुनून है तो इस बार वर्दी पक्की मिलेगी दोस्तों, और इस बार वर्दी लेके रहेंगे, मिलेगी नहीं, लेके रहेंगे। यस या नो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारे वीडियो को शेयर कर दो आप फटाफट ईमानदारी से, और ठीक है दोस्तों।